सो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट यूनिट है वोकैबुलरी एंड ट्रांसलेशन। सो अगर हम वोकैबुलरी की बात करते हैं, सिंपल टर्म्स में अगर वोकैबुलरी को डिफाइन करने को कहें तो वोकैबुलरी हर वो वर्ड हो जाएगा या जितने भी वर्ड्स एक इंसान को पता हो जिससे वो चीज़ों को समझ सकता है एंड अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है, वो वोकैबुलरी है। एंड कुछ ऐसी डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी है, द सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट आर अंडरस्टूड बाय दैट पर्सन और the set of all the words likely to be used by that person when constructing a new sentence. So वो सारे वर्ड्स जो एक इंसान को पता है, जो उसे समझ आते हैं एंड वो चीज़ों को समझ सकता है, या फिर वो सारे वर्ड्स जो एक इंसान अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज कर पा रहा है, वो हो जाती है उसकी वोकैबुलरी। अब इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में कई बार होता है कि टेक्निकल टर्म्स को एक्सेप्ट किया जाता है। मोस्टली जितने टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है, रीजन बीइंग कि वो टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो आपकी बात को, आपकी पॉइंट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड दे देते हैं एंड आपकी बात को इजीली एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, सो वोकैबुलरी का मेजर जो यूज रहता है वो यही रहता है कि आप अपने थॉट्स को, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आप उन्हें सिंपल और इजी टोन में सामने वाले के लिए एक्सप्रेस कर सकें, सामने वाले को समझा सकें। ओके, सो वोकैबुलरी के कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट आ जाता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा नाम है वैसा ही काम है कि एक ऐसा वर्ड जिससे हम एक बहुत बड़े सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं, उसको उसको कह दिया जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, use of certain words to replace a phrase or sentence to make it short, concise and simple is known as one word substitution. एंड इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता है कि आपकी राइटिंग को एक्यूरेट बना दिया जाए एंड आपकी स्पीच को जो है वो सिंगल वर्ड में, शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जा सके, एक कंसाइज वे में एक्सप्लेन किया जा सके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, अगर आप याद रखते हैं, तो वो आपकी जो स्पीच रहेगी उसको सिंप्लिसिटी दे देगी एंड एक एलिगेंस दे देगी कि यार इसने कितनी सिंपल तरीके से, कितनी आसानी से अपनी बात को रख दिया। एंड बात सिंपल सी है, अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके या बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला इंसान होता है वो कहीं ना कहीं आपकी बातें नहीं सुन पाता है, या वो एक पॉइंट पे बोर होकर आपकी बातें सुनना ही बंद कर देता है। तो कीप इट शॉर्ट, कीप इट ब्रीफ, एंड इसके लिए सिर्फ यही एक चीज़ जो यूज़ की जा सकती है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आपकी जो बुक है इसमें कुछ आपको बेसिक एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बता दिए गए हैं कैटेगरी में डिवाइड करके। तो फर्स्ट कैटेगरी जो आ रही है वो है स्टडी रिलेटेड। सो स्टडी रिलेटेड मतलब अलग अलग स्टडीज के जो नाम है उनको क्या कहते हैं, उनसे रिलेटेड जो है वो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं कुछ जल्दी से रीड कर दे रही हूँ एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो द स्टडी ऑफ स्टार्स, दैट इज एस्ट्रोनॉमी। सो कहीं पे भी अगर मुझे कहना हो कि वो स्टार्स की पढ़ाई करता है तो मैं सीधे सीधे कह सकती हूँ वो एस्ट्रोनॉमी करता है, या एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई कर रहा है। इजी है कहना। ऐसे ही हम एक ले लेते हैं द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर वो कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कह देंगे कि वो एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है। ऐसे ही अगर कोई प्लांट की स्टडी कर रहा है तो वो बॉटनी कर रहा है, रॉक्स की पढ़ाई कर रहा है तो वो जियोलॉजी कर रहा है, एंड लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहा है तो वो फिलोलॉजी कर रहा है। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कैटेगरी। हमारी सेकेंड कैटेगरी है वो आ जाते हैं गवर्नमेंट या सिस्टम की। सो इसमें वो वर्ड्स आ जाएंगे जो किसी गवर्नमेंट या किसी सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हो। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम। तो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे डिसऑर्डर पूरी तरीके से आया हुआ है, क्यों? क्योंकि कोई जो अथॉरिटी वाली कंडीशन है या जो अथॉरिटी वहां पे होनी चाहिए उसको कोई मान नहीं रहा, उसके कोई रूल्स को माना नहीं जा रहा। उसको हम सिंपल से क्या कह सकते हैं कि भैया वहां पे एनार्की चल रही है, वहां कोई सरकार की सुन नहीं रहा, सीधा से कह दिया भैया वहां पे एनार्की चल रही है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिए, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो कंट्री है वो खुद को गवर्न कर रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी ऑटोनॉमी। अब इतना बड़ा सेंटेंस बोलूं कि ये कंट्री जो है वो सेल्फ गवर्निंग कंट्री है या ये रीजन जो है वो सेल्फ गवर्निंग है, इससे अच्छा मैंने बोल दिया ये कंट्री जो है वो ऑटोनॉमी। एक 3-4 वर्ड्स में मैंने अपनी पूरी बात को रख दिया।
ये तो हो गया आपका टाइप गवर्नमेंट या सिस्टम्स का। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जो कि हमारा वेन्यू या स्पॉट। तो इसमें प्लेसेस के बारे में बात होगी। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बुचर्ड, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स को जो है वो काटा जाता है, उन्हें मारा जाता है। तो कौन सी जगह है? वो है अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। अब इतना बड़ा सेंटेंस है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं अपने सारे मिलिट्री के इक्विपमेंट्स और वेपन्स को रख रही हूँ। सिंपल सिंपल कह सकती हूँ कि आर्सेनल है वो जगह इस इंस्टीट्यूशन का आर्सेनल है। बात ही खत्म। एक वर्ड से मैंने पूरा इतना बड़ा सेंटेंस रिमूव कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हो जाती है वन वर्ड के बारे में, वन वर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम एक और देख लेते हैं प्रोफेशन या रिसर्च की। जब हम बात कर रहे होते हैं तो प्रोफेशन, जब हम किसी प्रोफेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको कैसे बताएंगे? पहले ही ले लीजिए अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम। कोई एक ऐसा इंसान जो रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम्स को प्रेजेंट कर रहा है उसको क्या कहेंगे? इतना बड़ा सेंटेंस है, सिंपल से रिप्लेस कर दिया, उसको एंकर कहा जाएगा। ऐसे ही आप ये देख सकते हैं अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप। एक ऐसा इंसान जो मैप प्रोड्यूस करता है या मैप को बनाता है, उसको क्या कहेंगे? उसके कहते हैं कार्टोग्राफर। सिंपल सा इतना बड़ा सेंटेंस आप ये एक ले सकते हो, ये काफी बड़ा सेंटेंस है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। इतना बड़ा सेंटेंस, ये क्या है? बॉटनी है। ठीक है, तो वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसी तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी इसकी जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ग्रुप या कलेक्शन। इसको आप सीधे से कह सकते हैं कि हमारे कलेक्टिव नाउन्स भी हैं। जितने हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, सो कलेक्टिव नाउन कौन कौन से थे? अ सीरीज ऑफ स्टार या सेट ऑफ स्टार्स या कलेक्शन ऑफ स्टार्स। कॉन्स्टलेशन को कहते हैं, ये एक कलेक्टिव नाउन है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, होर्ड। अ ग्रुप ऑफ कैटल और शीप, हर्ड। ये सब आपने सुने होंगे नाम। ऐसे ही एक और आप देख लीजिए अ ग्रुप ऑफ शीप, सिंपल सा है फ्लॉक। पर्सन और पीपल रिलेटेड, मतलब अगर लोगों की बात करते हैं तो उनको किस तरीके से ले सकते हैं? द वन हु लव्स मैनकाइंड। एक ऐसा इंसान जिसे इंसानियत से प्यार है, उसको क्या कहेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट। द वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा इंसान जो भगवान पे नहीं मानता, एथेइस्ट। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। एनिमल फ्लेश अगर वो खा रहा है तो वो नॉन वेजिटेरियन है, बट अगर वो ह्यूमन फ्लेश यानी कि अपने ही काइंड का अगर खा रहा है, सेम काइंड, तो कैनिबल है वो। जितने भी हमारे अगर लॉयन लॉयन को ही खा रहे होते हैं या जितने भी हमारे कार्निवोरस हैं वो सेम काइंड के खा रहे हैं तो उन्हें हम कैनिबल कह देंगे। ऐसे ही समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, पॉलीग्लॉट। ये वर्ड आपने कई बार कई राइटर्स के लिए सुना होगा, कई लोगों के लिए आपने सुना होगा। ये तो बात हो गई लोगों की। अब हम चलते हैं प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कोई आ जाता है वर्ड तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? समवन ट्रेन्ड टू ट्रैवल एंड ऑपरेट स्पेसक्राफ्ट। कोई एक ऐसा इंसान जिसे स्पेस में ट्रैवल करना एंड स्पेसक्राफ्ट को संभालना सिखाया जाए, वो कौन है? वो है एस्ट्रोनॉट। समवन विथ अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, कैलीग्राफर। कोई एक ऐसा इंसान जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, उसने कैलीग्राफी की हुई है एंड उसे कैलीग्राफर कहा जाएगा। तो ये तो हो गए बाकी लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ जाती है हैबिट्स या एबिलिटी। तो अगर एन एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से डिसीजंस ले रहा है, बहुत जल्दी डिसीजंस ले रहा है, तो उसके लिए हम सिंपल सा वर्ड यूज कर सकते हैं कि वो एक एक्यूमेन है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट द एबिलिटी टू सी व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। अगर आप थोड़ा सा एक अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है तो उसको कहेंगे फॉरसाइटेडनेस या फॉरसाइटेड। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है किलिंग या मेनियास। किलिंग ऑफ ह्यूमंस अगर हो रहा है तो उसको हम लोग कार्नेज भी बोलते हैं एंड जेनोसाइड भी बोलते हैं। किलिंग ऑफ वाइफ सिर्फ हो रहा है तो उसको हम लोग यूक्सोसाइड बोलते हैं। अलग अलग रिलेशंस का अलग अलग आपको दिया हुआ है। हम चलते हैं नेक्स्ट, एक्शन, टाइम एंड डायरेक्शन। इसकी कैटेगरी में वो चीजें जो किसी एक्शन को, किसी टाइम को या किसी डायरेक्शन को रिफर कर रही हो। तो सबसे पहला आप ले लीजिए अ बैकवर्ड लुक और अ व्यू इनटू द पास्ट, दैट इज रेट्रोस्पेक्ट। अगर कोई इंसान
पास्ट की चीज़ों को सोच रहा है, पास्ट की चीज़ों में देख रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो रेट्रोस्पेक्ट कर रहा है। टू एग्जामिन केयरफुली, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से एग्जामिन करना। इंस्पेक्ट, टू वॉक एमलेसली, बिना किसी एम के बस चलते रहना, इसका मतलब हो जाता है एम्बल। ये तो बात हो गई हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स आपने इनको हिंदी में भी पढ़ा होगा, वो वर्ड्स या वो फ्रेजेस जिनकी मीनिंग सेम होती है। वर्ड्स अलग अलग हैं, मीनिंग सेम है। हिंदी में इनको हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं या पर्यायवाची भी कह सकते हैं। ओके, सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलेंगे। जैसे एबोर का हो जाता है डिसलाइक, हेट या डिटेस्ट। एबोर का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा पसंद ना करना या एक तरीके से डिसलाइक करना। तो डिसलाइक का भी मतलब वही होता है, हेट का मतलब भी वही होता है, एंड डिटेस्ट का भी मतलब वही होता है। ऐसे ही अगर मैं कहती हूँ बैरन, बैरन मतलब हो जाता है कि बंजर है। तो बंजर के लिए मैं क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ? एरिड एंड फ्रूटलेस। जाइजांटिक, जाइजांटिक मतलब होता है कोई बहुत चीज जो बहुत बड़ा हो, उसके लिए वो हम वर्ड यूज करते हैं। तो जाइजांटिक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोलोसल भी लिख सकते हैं। कोलोसल का भी मतलब होता है बहुत बड़ा। ग्रेट मतलब भी होता है कि कोई चीज बहुत महान है, ठीक है। एंड ह्यूज मतलब तो ऑब्वियसली ह्यूज तो छोटे छोटे बच्चों को पता है कि ह्यूज क्या होता है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे सिनोनिम्स की। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स की जब हम बात करते हैं हिंदी में, इनको हम लोग कहते हैं विपरीत आर्थक शब्द, यानी कि विलोम। ओके, सो वो शब्द जिनके वो वर्ड्स जिनकी जो मीनिंग है वो अपोजिट होती है, वो हो जाते हैं हमारे एंटोनिम्स। सिंपल इंग्लिश में हम लोग इनको अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अबैंडन। अबैंडन मतलब छोड़ देना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिटेन, होल्ड एंड असर्ट। रिटेन मतलब किसी चीज को पकड़ के रखना, होल्ड मतलब भी किसी चीज को पकड़ के रखना, असर्ट मतलब किसी पे अपना दबाव बनाए रखना। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम जल्दी से ले लेते हैं, बारबेरिज्म। बारबेरिज्म मतलब हो जाता है कि आप कह सकते हो कि जो पुराने टाइम की हरकत होती है, जानवरों वाली, जो जानवरों वाली हरकत होती है आदि मानव टाइम की, उसको हम लोग कहते हैं बारबेरिक। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइज्ड हरकतें करने वाले लोग, ठीक है। अब ऐसे ही हमारी बुक में जो है बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी दिए हुए हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स भी दिए हुए हैं, एंटोनिम्स भी दिए हुए हैं। ये आपके लिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं टू प्रैक्टिस की आपको चीजें याद है या नहीं। बाकी आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसे ही वोकैबुलरी का सेक्शन था जिसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो वोकैबुलरी से अब हम हटके चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा ट्रांसलेशन का। सो ट्रांसलेशन, जब हम इस ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो सिंपल सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेशन हो जाता है कि भैया एक चीज आपको एक लैंग्वेज में दी हुई है, आपने उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है। डेफिनेशन जल्दी से देख लेते हैं। तो ट्रांसलेशन, द प्रोसेस ऑफ conveying a message or a piece of writing from one text to another, from one person to another, and from one language to another, that is the source language to the target language, is known as translation. So यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोली गई कि जब आप एक मैसेज को कन्वे, वो प्रोसेस जिसमें आप एक मैसेज को जो है एक इंसान से दूसरे इंसान, एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट या एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं या कन्वे कर रहे हैं, वो हो जाता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का सिंपल सा यूज होता है ताकि हम चीज़ों को जो है इजीली इंटरप्रेट कर सकें। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो उसे हम उसकी लैंग्वेज में या उसके तरीके से, अगर वो सिंपल लैंग्वेज में समझ पा रहा है तो हम उसको सिंपल लैंग्वेज में समझा दें। अगर वो किसी और लैंग्वेज समझ पा रहा है, जैसे अगर यहाँ पे हर चीज़ हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई है, तो बहुत सारे आप में से होंगे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती होगी एंड वो हिंदी प्रेफर करेंगे, एंड इसीलिए मैं चीज़ें हिंदी में ही ज़्यादातर बोल रही हूँ। बट हो सकता है कोई ऐसा हो जिसे हिंदी नहीं आती, उसे कोई और लैंग्वेज आती हो, तो वो किसी ऐसे को ढूंढेगा जो हर टॉपिक जो है वो उसकी लैंग्वेज में उन्हें एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। अब कुछ ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं ट्रांसलेशन की, वो जल्दी से देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रोमन जेकब्सन, इन्होंने कहा ट्रांसलेशन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल सिग्नल्स साइंस बाय मीन्स ऑफ सम अदर लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन है वर्बल साइंस का, यानी कि वर्बल लैंग्वेज का, जिसमें जो है आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज, सम अदर लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज में आप उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग
वर्ड और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, जो डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक वर्ड या एक टेक्स्ट को जो है दूसरी लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के ये तो बात हो गई ट्रांसलेशन की। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन के ट्रांसलेशन के प्रोसेस की। जब मैं बात करती हूँ तो आप इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें आपकी एक तो होता है सोर्स टेस्ट जिसे हम कहते हैं सो ट्रांसलेशन प्रोसेस, इसमें आप ये याद रखिए, एक होता है आपका सोर्स टेक्स्ट जिसमें मैटर ओरिजिनली अवेलेबल था, और एक होता है हमारा टारगेट टेक्स्ट जिसमें हम अपने टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेंगे। तो सिंपल से क्या होता है, पहले आप जो आपका सोर्स टेक्स्ट है आपने उसे लिया, आपने उसे समझा, उसे वर्ड बाय वर्ड कन्वर्ट किया, एंड उसके बाद वर्ड बाय वर्ड को जो था आपका आपने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, एंड उसके बाद जो है आपने टारगेटेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, एंड इसी तरीके से आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस वर्क करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन के इम्पोर्टेंस की। तो ट्रांसलेशन किस लिए जरूरी है, सबसे पहला आ जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल, सबसे पहला आ जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटरनेशनल सिंपल सा है, कई लैंग्वेजेस के बीच में, अब इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ, इंडिया में 200 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है कि हमारी एक लैंग्वेज को, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी को कोई दूसरी लैंग्वेज में समझा सके, या तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज आती हो जिसके थ्रू हम सामने वाले से बात कर सके, वरना हमें एक ट्रांसलेटर या एक ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे वो हमारी बात को टारगेटेड जो सामने वाला इंसान है जो दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है उस तक पहुंचा सके, एंड उसकी बात को हमें समझा सके। ठीक है, ऐसे ही इंटरनेशनल में भी हो जाता है कि अगर किसी को सिर्फ फ्रेंच आती है तो वो तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक या तो वो हिंदी में बात करे, या तो एक हमारे पास एक ट्रांसलेटर हो जो हिंदी को फ्रेंच में कन्वर्ट करे एंड फ्रेंच को हिंदी में कन्वर्ट करे, ताकि मैं उस फ्रेंच इंसान से बात कर सकूं एंड वो मुझसे बात कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सटेंस स्कोप ऑफ लैंग्वेज। अब एक लैंग्वेज में कितनी सारी चीजें हो सकती हैं, कई नई टर्मिनोलॉजीज ऐड कर दी जाती हैं क्योंकि ट्रांसलेशन में उस लैंग्वेज को जो है एक नया वर्ड मिल गया। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। ये फर्स्ट पॉइंट से ही कनेक्टेड है कि अगर कई सारी कंट्रीज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं तो कई हद तक जो डेमोक्रेसी है या उन कंट्रीज के बीच में जो बैलेंस है वो मेंटेन है, एंड सेम चीज हमारी कंट्री में भी होती है कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, डिफरेंट पीपल के बीच में जो बैलेंस बना रहता है वो ट्रांसलेशन या लैंग्वेज इंटरचेंज की वजह से ही बना रहे। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू फाइट colonial prejudice। सो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो भी चीजें थी, ठीक है, हर चीज इंग्लिश में प्रोड्यूस हो रही थी, तो सबको इंग्लिश मैन का जो पर्सपेक्टिव था वो पता था, बट जो इंडियंस थे वो अपनी राइटिंग्स को इंग्लिश में ही लिख रहे थे। तो अगर हम इंग्लिश की जो इंडियंस की जो राइटिंग है हिंदी में उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सिंपल से होता है कि इंग्लिश मैन को हमारा भी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, जो भी इंसान इंग्लिश पढ़ रहा है उसे हम इंडियंस का भी पर्सपेक्टिव मिल जा रहा है कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स कितना ज्यादा अत्याचार करते थे या कितनी सारी चीजें उन्होंने की है हम इंडियंस को। ओके, नेक्स्ट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। अब इससे क्या हो रहा है कि अगर इंडिजिनस जो लैंग्वेज है, जैसे अगर किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है एंड इंग्लिश के किसी टेक्स्ट को हम हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं उनका प्रमोशन हो रहा है कि हिंदी की चीजें भी, इंग्लिश की चीजें भी जो है हिंदी में समझ में आ रही। सेम चीज है अगर इंडियन टेक्स्ट या हिंदी टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा है एंड डिफरेंट कंट्रीज उसको पढ़ रही हैं, भले ही वो उसे इंग्लिश में पढ़ रही हैं, बट ये तो मेंशन हो रहा है ना ये इंडियन टेक्स्ट था, इसका जो ओरिजिन है वो हिंदी में लिखा गया है, ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो हिंदी में लिखा गया है। सो हमारी जो इंडिजिनस लैंग्वेज है वो प्रमोट हो रही है दूसरी कंट्री। सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन, एंड अब हम बात करते हैं कि अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ नोटिस करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। पहले आ जाता है द खड़ी पाई एंड फुल स्टॉप। सो हिंदी में हर कोई जानता है कि अगर एक सेंटेंस टर्मिनेट हो जाए या एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तब हम यूजुअली
एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हाँ हिंदी में कहा जाता है पूर्ण विराम, एंड इंग्लिश में अगर हम कहते हैं तो सेंटेंस टर्मिनेशन या कंप्लीशन के लिए हम यूज करते हैं फुल स्टॉप। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर आपको खड़ी पाई या पूर्ण विराम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है वहां पे हिंदी का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है, एंड जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो हम वहां पे फुल स्टॉप का यूज करेंगे। इसके अलावा मोस्टली जितने भी पंचुएशंस इंग्लिश में होते हैं, सेम पंचुएशंस इंग्लिश में हिंदी में भी होते हैं, बट थोड़े बहुत स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया खड़ी पाई और उसमें। नेक्स्ट आता है सेमी कोलोन एंड कोलोन में। तो सेमी कोलोन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, एंड कोलोन जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब सेमीकोलोन इंग्लिश में यूज होता है, बट हिंदी में इसका यूज एज सच नहीं होता है। सेमीकोलोन की जगह हिंदी में हम लोग डैश या हाइफन यूज कर रहे होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। कहीं पे भी अगर आपको डैश देखने को मिल रहा है हिंदी में, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त वहां पे सेमीकोलोन आ जाएगा। सेकेंड चीज है कि ये जो आपका कोलन है, ये इंग्लिश में तो यूज हो जाता है कि जैसे यहाँ पे ये यूज हुआ है, यहाँ पे भी यूज हुआ है, बट हिंदी में ये एक मात्रा है जिसे हम कहते हैं विसर्ग की मात्रा, ठीक है। एंड इस मात्रा का यूज यूजुअली शब्द जैसे हो गए दुख या प्रातः वर्ड हो गया, ऐसे वर्ड्स में यूज होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंग्लिश में तो कोलोन यूज हो रहा है, बट हिंदी में कहीं पे भी अगर आपको कोलोन दिख रहा है तो एक बार आप नोटिस कर लेंगे, ध्यान से देख लेंगे कि वो कहीं विसर्ग की मात्रा तो नहीं है। इसका ध्यान रखते हुए आप चीजें करेंगे, ओके। एंड लास्ट जो आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पे ध्यान रखना है वो है द यूजेज ऑफ वर्ड या द चॉइस ऑफ वर्ड। आप किस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। सिंपल सा है कि हिंदी जो है उसका ओरिजिन है संस्कृत, एंड वेयर एज इंग्लिश का जो ओरिजिन है वो है लैटिन। सो दोनों लैंग्वेजेस पूरी तरीके से अलग हैं, एंड हिंदी में कई सारे आपको सिमिलर टाइप के वर्ड्स मिल जाते हैं या स्लाइट डिफरेंस वाले वर्ड्स मिल जाते हैं, एंड इंग्लिश में उन वर्ड्स का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो अगर हिंदी में कोई वर्ड दिया हुआ है तो आप बहुत सोच समझ के उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर रहे होंगे। एंड एक चीज जो हो जाता है कि कई बार सेम साउंडिंग वर्ड्स हम लोग को इंग्लिश और हिंदी में मिल जाते हैं, तो उस पर भी फोकस रखना है कि कहीं हिंदी का वर्ड हम इंग्लिश का वर्ड समझ करके कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो चॉइस ऑफ वर्ड का आप ध्यान रखेंगे। एंड यहाँ पे तो थोड़े से रूल्स दिए हुए हैं कि ट्रांसलेशन करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे। वैसे तो आपके कोर्स में सेंटेंस ट्रांसलेशन है, बट बुक में जो है पैसेज ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, एंड उसके कुछ रूल्स लिखे हैं। पहला है रीड द पैसेज 2 और 3 टाइम्स। जो भी आपको हिंदी में पैसेज दिया हुआ है उसको 2-3 बार आप रीड कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली पैसेज में बात क्या हो रही है। एंड यही आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज। एंड थर्ड आ जाता है कि आप ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करें, आप कह सकते हो कि पैरेलल बेसिस पर ट्रांसलेशन स्टार्ट करें। एंड एक चीज का ख्याल जो आप रखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच शुड बी चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यूजुअली यही होता है कि हिंदी में जो हमारा सब्जेक्ट है वो आगे होता है, एंड डायरेक्ट सेंटेंसेस चल रहे होते हैं, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस चल रहे होते हैं, बट इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं वो हिंदी से थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, एंड प्लेसेस जो होते हैं वर्ड्स के वो आगे पीछे हो जाती है, ओके। नेक्स्ट इज हैव अ रफ ड्राफ्ट फर्स्ट एंड देन अ फेयर ड्राफ्ट। तो पहले तो आपने एक रफ ड्राफ्ट बना लिया, एंड रफ ड्राफ्ट को रीड कर लीजिए, देख लीजिए कि वो सही से जा रहा है या नहीं, एंड उसके बाद अपना एक प्रॉपर जो आपका फेयर पॉइंट होने वाला है, जो आप सबके सामने रखने वाले हैं, वो आप रखिए, ओके। अब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पे बात करने से पहले हम जरा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके हिंदी टू इंग्लिश के, एंड उसके बाद हम चलेंगे इंग्लिश टू हिंदी पे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। तो बच्चे का तो सिंपल से हो गया चाइल्ड या चिल्ड्रन, प्लूरल है तो चिल्ड्रन हो जाएगा। रोज, रोज के लिए हम रेगुलरली वर्ड भी यूज करते हैं, एंड हम लोग एवरीडे वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर है शतरंज, शतरंज चेस खेलते हैं, प्ले। सो ये हो गया कि मैंने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कर लिया। अब मैं इसको पूरा रीअरेंज कर लूंगी ताकि एक सेंस बने। सो एक सेंस तो हो सकता है चिल्ड्रन प्ले चेस रेगुलरली। रेगुलरली कोई सेंस थोड़ा मतलब स्ट्रक्चर तो सही जा रहा है, बट सेंस नहीं बना। तो जब आप सेंस बनाने पे आएंगे या एक प्रॉपर आप कह सकते हो कि मीनिंग सर्च करोगे, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा चिल्ड्रंस
चिल्ड्रन प्ले चेस एवरी डे। ओके, ऐसे एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या तुम उसे पहचानते हो? क्या हो जाता है, एक तो वॉट भी हो जाता है, बट यहाँ पे देखिए इसका आंसर यस और नो में आएगा, तो वॉट नहीं होगा, डू या डज होगा। डू डज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तुम, दैट इज यू, उसे, हिम, पहचानते, रिकॉग्नाइज, तो वॉट नहीं होगा। अब वर्ड्स, लिटरल वर्ड्स का मैंने इंग्लिश में रख लिया, अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं। तो जब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो जाएगा डू, यू के साथ डज नहीं यूज होता है, यू के साथ डू यूज होता है, तो डू यू रिकॉग्नाइज हिम, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप सेंटेंस ट्रांसलेशन कर रहे होगे जब आप हिंदी टू इंग्लिश में जा रहे होगे। एंड अगर आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर पा रहे हो कि रीड करते हैं, जैसे अगर मैंने ये सेंटेंस रीड किया, तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ इन विच क्लास डज योर ब्रदर स्टडी। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट कर पा रहे हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप वर्ड बाय वर्ड कर लीजिए एंड उसके बाद रीअरेंज कर लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड ट्रांसलेशन करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मुहावरे और जितने भी आपकी लुकोक्तियाँ आ रही हैं, आप उनको ध्यान रखेंगे एंड उनका आप इंग्लिश वर्जन सर्च करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। सो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में आप क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहला कि सिमिलर वर्ड्स पे ध्यान रखेंगे, वो वर्ड्स जो दोनों लैंग्वेजेस में सिमिलर यूज होते हैं। जैसे हिंदी में होता है कट या कैट, ठीक है। इंग्लिश में स्पेलिंग CAT होती है, बट कई जगह होता है कि अगर हम स्पेलिंग थोड़ा सा वो करें तो KAT भी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में तो कैट का मतलब हो जाता है बिल्ली, बट हिंदी में कट का मतलब होता है किसी चीज को काटना। ऐसे और भी सारे वर्ड्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश में सिमिलर साउंड करते हैं, बट उनका दोनों लैंग्वेज में जो मीनिंग होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो इस पे आप नहीं जाएंगे, आप एक्चुअल मीनिंग को ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेशन कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है, डू नॉट यूज लिटरल ट्रांसलेशन फॉर कोलोक्वियल एक्सप्रेशंस। यही चीज मैंने आपको बोली कि जितने भी आपके आइडम फ्रेजेस आ रहे हैं या किसी तरीके की और कोई कहावत आ रही है, आप उसको लिटरल ट्रांसलेशन नहीं लेंगे, क्योंकि लिटरल ट्रांसलेशन में चीजें वियर्ड सेंस करेंगी। जैसे अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सो नॉर्मल एक फ्रेज है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। सो अब अगर मैं इसका लिटरल ट्रांसलेशन करती हूँ तो हो जाएगा कि बाहर कुत्ते और बिल्ली बरस रहे हैं, विच इज कम्प्लीटली एब्सर्ड। कुत्ते बिल्ली कैसे बरस सकते हैं? अब रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग जो है वो अगर आप सर्च करेंगे तो हो जाता है रेनिंग हेविली। सो समवन, इफ समवन इज यूजिंग द सेंटेंस इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, तो उनका मतलब है इट इज रेनिंग हेविली आउटसाइड, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तो वही चीज है कि फ्रेजेस, आइडम्स एंड जितने भी आपकी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, आप उनका मतलब सर्च करके, उनका मतलब जानते हुए ट्रांसलेशन कर रहे होंगे, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी रहेगी वो है अवॉइड यूजिंग ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि वो लिटरल ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं। उनका जो सॉफ्टवेयर होता है या उनका जो एल्गोरिदम होता है वो लिटरल ट्रांसलेशन पे बेस होता है एंड वो आइडम्स और फ्रेजेस को ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। एंड सेकेंड चीज़ है कि हम सेंस देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सेंस बन रहा है या नहीं, बट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेंस देखने की कोशिश नहीं करते, वो बस वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन दे देते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंस नहीं देखते। सो इस वजह से ट्राई टू अवॉइड यूजिंग ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। आप उनकी हेल्प ले सकते हैं कि वर्ड का थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए, बट उन पे कम्प्लीटली डिपेंड मत होइए। नेक्स्ट इज कंसिडर वेदर योर कंटेंट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल। अच्छा, इंग्लिश में तो आप सिर्फ फॉर्मल टेक्स्ट में सिर्फ इतना ही देखते हैं कि आप वर्ड्स किस टाइप के यूज कर रहे हैं, बट हिंदी में फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंट टोन भी हम यूज कर रहे होते हैं एंड डिफरेंट वर्ड्स भी यूज हो रहे होते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर आप फॉर्मल लिख रहे हो तो भी आप यू बोलोगे, इनफॉर्मल लिख रहे हो तो भी आप यू बोलोगे, बट हिंदी में जब आप इनफॉर्मल होके किसी से बात कर रहे होते हो तो आप यूजुअली तुम वर्ड यूज करोगे।
अपने फ्रेंड्स के लिए आप तुम यूज करोगे, एंड ज्यादा अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो आप तू भी यूज कर लेते हैं बहुत सारे लोग। एंड वहीं पे अगर फॉर्मल सेंस में अगर आप किसी से बात करोगे तो आप यूज करोगे, ठीक है। सो इसका आपको याद रखना है कि आपका जो कंटेंट दिया हुआ है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। अगर वो फॉर्मल है तो उसकी लैंग्वेज, उसका टोन फॉलो होगा ट्रांसलेशन करते वक्त। अगर वो इनफॉर्मल है तो उसकी लैंग्वेज एंड उसका टोन फॉलो होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, थिंक अबाउट द लेंथ ऑफ योर टेक्स्ट। सो लेंथ का भी आपको ख्याल रखना है कि जो आपका टेक्स्ट है वो ओरिजिनल जो आपका इंग्लिश का टेक्स्ट है उससे ज़्यादा लंबा ना हो, सेंस आना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो 5 लाइन्स का आ रहा है एंड आपने यहाँ पे 10 लाइन्स उठा के लिख दी या 8 लाइन्स लिख दी। 5 लाइन्स का है, 6-7 लाइन्स में हो सकता है, बट 8 लाइन्स 10 लाइन्स उससे ज़्यादा लंबी लाइन्स ना हो। चीज़ों को जैसे आपको टेक्स्ट दिया गया है, ओरिजिनल जो आपका सोर्स टेक्स्ट है वो ब्रीफ में है, वैसे आपका जो ट्रांसलेशन है वो भी ब्रीफ में ही रहे, इसका ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट वन इज कि आप पंचुएशन का ख्याल रखें। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द पंचुएशन। सो यही चीज़ मैंने हिंदी ट्रांसलेशन में बोली थी कि हिंदी के पंचुएशन और इंग्लिश के पंचुएशन ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ जो है स्पेसिफिकली वो डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज होते हैं, डिफरेंट मीनिंग है उनके। सो पंचुएशन का आप खास ध्यान रखेंगे जब आप हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इन जर्नल ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं। ओके, सो अब जल्दी से ज़रा हम हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ये एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस से ले लेते हैं, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। सो इसका अगर मैं हिंदी में स्टेप बाय स्टेप करती हूँ तो आई हो जाता है मैं, गेटअप मतलब उठना, 6 बजे, इन द मॉर्निंग सुबह, ठीक है। तो अगर हिंदी ट्रांसलेशन अगर मैं इसका करूंगी तो हो जाएगा मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही ले लेते हैं, आई विल हैव अ बाथ बिफोर गोइंग टू स्कूल। आई मैं हैव लूंगा लूंगी क्योंकि विल लगा हुआ है, अ बाथ नहाना, ओके, बिफोर पहले, गोइंग जाना, टू स्कूल स्कूल, ओके। तो मैं अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं तो हो जाएगा मैं विद्यालय जाने से पहले नहा लूंगा या नहा लूंगी, ठीक है। ऐसे ही आपके सारे ट्रांसलेशंस वर्क करेंगे एंड आप एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको ट्रांसलेशन अच्छे से आ जाएगी। एंड इसी के साथ होता है हमारा यूनिट ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। ये बुक अगर आपको परचेज करनी हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड यूजुअली आपको बुक्स जो है हमारी वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। अगर आप इसका ई बुक वर्जन भी चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा गूगल प्ले बुक में, एंड लिंक उसकी भी अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।